हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, चंगे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी बच्चे जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट किसी भी सेमेस्टर में और उन्होंने अपनी मेजर विषय के साथ साथ एसईसी के पेपर के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय है ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपने ये विषय चुना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस विषय से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ इनके आंसर भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। 40 से 45 मिनट ये लास्ट क्लास होने वाली है, तो आप पूरा समय इसमें ध्यान से अपना दे दीजिए ताकि आपकी क्लास अच्छे से हो जाए और आपका पेपर क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है विभिन्न देशों के बीच होने वाला व्यापार। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, आयात निर्यात होता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो ट्रेड है या बिजनेस है, उसे इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अधिक से अधिक देशों तक अपने व्यापार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक फाइनेंशियल लाभ प्राप्त करना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना ही इंटरनेशनल बिजनेस का मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि अपने देश से बाहर के जो अन्य देश है, उन देशों के साथ या उन देशों के बाजारों तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाना या सेवाओं को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेशनल बिजनेस का एक प्रकार माना गया है? तो यहाँ पे स्थानीय व्यापार इंटरनेशनल से संबंधित नहीं होगा। तो निर्यात आयात व्यापार, निर्यात का मतलब, आयात का मतलब लाना, निर्यात का मतलब भेजना। हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी अन्य क्षेत्र से या अन्य राष्ट्र से हम वस्तुएं खरीदते हैं और उसके बदले में हम वस्तुएं बेचते हैं। जैसे ईरान, इराक, कुवैत से हम क्या करते हैं? ईंधन खरीदते हैं और यहाँ से हम खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य देशों से खरीदना या बेचना। नेक्स्ट हम बात करें, इंपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो एक्सपोर्ट का मतलब हम अन्य देशों से खरीदते हैं और एक्सपोर्ट का मतलब होता है विभिन्न देशों से या विदेशों से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? विभिन्न देशों से या अन्य देशों से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है विभिन्न देशों को बेचना, देशों को नहीं, विभिन्न देशों में सेवाओं और वस्तुओं को बेचना। नेक्स्ट हम बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रभावित करने वाला इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट किससे संबंधित है? तो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसको प्रभावित करने वाला जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक है किससे संबंधित है? इकोनॉमिक एनवायरमेंटल किससे संबंधित है? तो आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित है। इकोनॉमिकल जो कंडीशंस होती है उससे संबंधित इसको माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है या किसे शामिल किया गया है? तो इसमें सरकार की नीतियां एवं राजनीतिक स्थिरता को शामिल किया गया है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, विदेश से जो नीतियां होती है वो कैसी है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्थिरता है, जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत की विदेश जो नीति है वो कैसी है? हमें दिखाया तो जाता है कि विदेश नीति बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसकी हकीकत हमें कब मालूम चलती है? जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट के समय हमारे साथ कितने देश खड़े हैं, कितने देश हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो उस सहयोग करने वाले देशों की संख्या से मालूम चलता है कि हमारी विदेश नीति कैसी है, कमज़ोर है या मजबूत है। अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ भारत की विदेश नीति का। अभी कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य झड़प हुई थी, तो उस समय भारत के पक्ष में एक भी देश खड़ा नहीं हुआ, साथ नहीं आया भारत के समर्थन में। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें बहुत बड़ी चूक हमसे हो चुकी है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही साथ हम बात करें राजनीतिक स्थिरता, तो राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो अभी पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता कैसी है? अस्थिर है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड की सोचे तो नुकसान का सौदा हो सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का संबंध किससे है? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का संबंध धर्म से नहीं है, तकनीकी विकास एवं नवाचार से संबंधित है। टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी, एनवायरमेंटल पर्यावरण, तो यह किससे संबंधित है? तकनीकी एवं नवाचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल एनवायरनमेंट का आशय क्या है? तो लीगल एक होता है अनलीगल, तो यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो यह होगा व्यापार को नियंत्रित करने वाले कानून एवं नियमों से। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल एनवायरमेंटल या सोशल एनवायरनमेंट का में किसका प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है? तो यहाँ पे समाज की संस्कृति, मूल्य एवं परंपराओं का प्रभाव सोशल एनवायरमेंटल पर देखने को मिलता है। यानी कि जो सामाजिक पर्यावरण होता है उस पर सीधी सी बात है समाज की संस्कृति, मूल्य और परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है यह किससे संबंधित है? तो लोगों की मानसिक या लोगों का जो मानसिक दृष्टिकोण होता है उससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है और उस स्थिति के विपरीत अगर हम ट्रेड करते हैं या किसी सेवा या वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे बहुत, अब कहना तो नहीं चाहिए, आप भी समझदार हो, यहाँ पे धर्म का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो यह ट्रेंड अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस समय अगर कोई धर्म से लेके कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा चलेगा। और आज कल आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन आ चुके हैं, बाबा लोग, हिंदू धर्म में नहीं सभी धर्मों में ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल है वो परिस्थितियां बदल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें एक्सटर्नल बिजनेस में इंटरनल एनवायरमेंटल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे व्यापार के बाहर की जो परिस्थितियां होती है जो व्यापार को प्रभावित करती है उनको इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो ट्रेड है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों के आईपीआर है तो वो आईपीआर की क्लास भी जाकर देख सकते हैं, मैंने पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरमेंटल का हिस्सा नहीं है? आपके सामने ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरमेंटल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत कार्यालय की आंतरिक व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यह इसके लिए मान्य है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल एनवायरमेंटल हो गया और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल हो गया। ये तीनों ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इंटरनल एनवायरमेंटल का कार्य करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करती है? कोई भी देश है उसकी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्टेबिलिटी, स्थिरता किस प्रकार इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करती है? तो व्यापारिक जोखिम होता है उसको प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी देश में युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी के कारण लोग या अन्य देशों के व्यक्ति, व्यापारी या अन्य देश उस देश के साथ जो ट्रेड संबंध है वो कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है तो ट्रेड में नुकसान होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के स्तर को इंटरनेशनल बिजनेस पर आर्थिक विकास के स्तर का इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे हम देखें तो बाजार की संभावनाओं और मांग को प्रभावित करता है। तो बाजार की क्या संभावना है और साथ ही साथ जो मांग है, डिमांड है, उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का संबंध है देशों की अर्थव्यवस्थाओं एवं बाजारों के बढ़ते परस्पर जुड़ाव से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की मुख्य विशेषता अनेक देशों में व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना ही क्या है? इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस में कल्चरल डिफरेंसेस को समझने या समझना क्यों आवश्यक है? तो विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को समझने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें, कोई ऐसा देश है जिसके फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है और वहाँ पर हम अधिक महंगे कपड़े या तो शौकीन वस्तुएं होती है उनका ट्रेड करें, तो वो हमारी मूर्खता होगी। तो उस देश का कल्चर कैसा है, वहाँ की डिमांड कैसी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो कैसी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी देश के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले इन सब चीज़ों का अवलोकन कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर हमें ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसी देश की गवर्नमेंट पॉलिसी में परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर क्या प्रभाव हो सकता है? कोई भी देश है, उस देश की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है उस पर क्या प्रभाव आ सकता है? व्यापार के अवसरों एवं जोखिमों को प्रभावित कर सकता है। जैसे हम बात करें भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तो ये एशिया में स्थित विशाल जनसंख्या वाले देश है। अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो विश्व व्यापार पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सेवाएं होती है, वस्तुएं होती है, उनके उपभोक्ता अधिकांशतः इन्हीं देशों में मिलते हैं। कौन से देशों में? भारत, चीन, पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया। फर्स्ट यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इंटरनल एनवायरमेंटल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसके लिए वहाँ का आंतरिक जो माहौल है उसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? तो विदेशी बाजारों में अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटरनल एनवायरमेंटल की स्टडी करनी चाहिए। ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना 1995 में की गई। अब कमेंट करके आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में स्थित है। WTO का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो WTO का मुख्य उद्देश्य है देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, दो या दो से अधिक देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं व्यापार नियमों को व्यवस्थित करना। व्यापार के जो नियम है और जो आपसी मतभेद हो जाते हैं दो या दो से अधिक देशों के मध्य, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लेके अगर विवाद होता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसके समाधान के लिए भी WTO कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत WTO का सदस्य कब बना? तो भारत WTO का सदस्य कब बना? जब इसकी स्थापना हुई थी 1995 में ही यह भारत इसका सदस्य बन गया था। नेक्स्ट हम बात करें, WTO भारतीय व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? तो WTO यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम एवं अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए नियम बनाता है और अवसर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाता है, जिससे एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से आसान शर्तों के साथ विदेशी व्यापार कर सकता है और अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, WTO का एक मुख्य कार्य क्या माना गया है? तो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों को लेकर जो मतभेद उत्पन्न होते हैं उनके समाधान में सहायता करना। नेक्स्ट हम बात करें, IMF का पूरा नाम क्या होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMF, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है, IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1944 में IMF की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें,
IMF का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग यानी कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, IMF देशों को मुख्यतः किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? तो IMF विभिन्न देशों को किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? भुगतान संतुलन, यानी कि हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसका हमें पे भी करना होता है, तो उसको संतुलित बनाए रखने संबंधी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, IMF का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना गया है? तो विनिमय दरों में स्थिरता को बढ़ावा देना। विनिमय जो दर होते हैं, विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय करना, जिसे हम व्यापार भी बोलते हैं। तो विनिमय यानी कि हम क्या करते हैं, विनिमय का माध्यम आज के समय में क्या है? मेजर रूप से पैसे, डॉलर, और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर में किया जाता है। और साथ ही साथ हम बता दें, जैसे कि किसी देश को किसी विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे भारत में अनाज का उत्पादन ठीक होता है, तो भारत क्या करता है? अनाज देता है और बदले में ईंधन खरीदता है। जैसे खाड़ी देश है, खाड़ी देशों को क्या देता है? अनाज देता है और वहां से ईंधन खरीद लेता है। तो ये क्या हो गया? एक विनिमय का माध्यम हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। नहीं, ये तो है, लेकिन और भी कार्य है इसका। विकासशील देशों के आर्थिक विकास एवं गरीबी कम करने में सहायता करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील देशों के आर्थिक विकास एवं गरीबी को दूर करने का प्रयास करना। लेकिन स्थानीय सरकारें क्या वो करती है? इस समस्या को दूर करना ही नहीं चाहती। कैसे? मान लीजिए हम भारत की बात करें, अपना देश, अपने देश की बात करेंगे, तो यहाँ पर सरकारें क्या चाहती है? कि लोग गरीब रहे, पढ़े लिखे नहीं, रोजगार के अवसर कम देती है। क्यों? क्योंकि वो गरीब रहेंगे तो हमारे पीछे पीछे रैलियों में घूमेंगे। अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सवाल करेंगे तो सीधी सी बात है, उनको कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को किस प्रकार की सहायता देता है? तो विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो विकासशील राष्ट्र है उनको आर्थिक सहायता देता है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी प्रदान करता है ताकि डेवलपमेंट का कार्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO और IMF में मुख्य अंतर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WTO व्यापार से और IMF मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता से संबंधित कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, WTO का कार्य किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, इंटरनेशनल ट्रेड से। और IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है? मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का भारतीय व्यवसाय पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो वर्ल्ड बैंक का भारतीय व्यवसाय पर क्या प्रभाव होगा? विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, आज हम बात करें भारत का कर्जा देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक से या जो अन्य वित्तीय संस्थान है उनसे भारत लगातार कर्जा लेता जा रहा है और ये कर्जा विकास का सूचक नहीं है, विनाश का सूचक है। कैसे? हमारे ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा और देश का जो अधिकांश उत्पादन है और उससे हम बचत करते हैं वह किस में चला जाएगा? ब्याज में चला जाएगा। तो इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब उसका ब्याज कैलकुलेट होता है, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो उससे हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए ये जो विदेशी जो फंड हमें प्राप्त होता है, फंड का मतलब यहाँ पे विदेशी सहायता जो प्राप्त होती है उसको, यानी कि कर्ज को जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए। नेक्स्ट है, WTO के अंतर्गत ट्रेड लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को कम करना, व्यापार में जो अनावश्यक प्रतिबंध है उनको कम करना और ट्रेड को ज्यादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सबसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा संस्थान है।
यहाँ पे हम बात करें यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट से क्या आशय है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम किसी देश के साथ जो ट्रेड करते हैं उसके बदले में हम वस्तु तो लेते हैं, वस्तु लेते हैं तो बदले में हम क्या देते हैं, धन देते हैं। तो धन देने का, एक्सचेंज करने का माध्यम क्या है, तो एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में कीमत, जैसे डॉलर की कीमत अभी क्या चल रही है, लगभग 96-97 रुपए चल रही है। अगर हम अमेरिका से किसी वस्तु को खरीदते हैं और वहां पे उसकी कीमत अगर $1 है तो बदले में हमें 97, लगभग 97 रुपए अदा करने होंगे। तो समझ गए इस चीज को कि उस मुद्रा की तुलना में भारत की मुद्रा की कीमत क्या है, तो वही कीमत हमें चुकानी होती है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन। एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। एक्सचेंज की किस वैल्यू में या किस वस्तु के बदले वस्तु में या फिर वस्तु के बदले मुद्रा में विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की मांग मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है। तो विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के कारण विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की आपूर्ति किससे बढ़ सकती है। तो निर्यात बढ़ाने से, आयात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संचित मुद्रा है वो हम क्या करते हैं, विदेशों से जो संपत्ति खरीदते हैं या फिर वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका भुगतान कर देते हैं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा जो कोष होता है वो कम हो जाता है। और हम अगर अपने देश से विदेशों में वस्तुएं बेचेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, तो हमारा जो विदेश मुद्रा भंडार है, विदेश मुद्रा कोष है, वह बढ़ेगा, जिससे हमें आयात करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित स्थिर रखी जाने वाली विनिमय दर है। फिक्स कर दिया जाता है कि यही आपको एक दर पे करनी होगी। नेक्स्ट है फिक्स एक्सचेंज रेट में व्यवस्था में विनिमय दर को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो रिजर्व बैंक की या केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का प्रमुख लाभ क्या है। तो इससे विनिमय दर में स्थिरता आती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मुख्यतः किसके आधार पर निर्धारित होती है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जो रेट होती है इसके निर्धारण के लिए मांग और आपूर्ति को मद्देनजर रखा जाता है कि मांग कितनी है और आपूर्ति कितनी हो रही है, उसी के आधार पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्यवस्था में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने पर सामान्यतः उसकी कीमत क्या होगी। तो सीधी सी बात है, मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मुख्य लाभ क्या है। तो इससे बाजार में परिस्थितियों के अनुसार विनिमय दर में समायोजन होता है। जैसे बाजार में मांग बढ़ती है कीमत बढ़ जाती है, मांग घटती है कीमत घट जाती है। नेक्स्ट हम बात करें रूपी डिप्रेसिएशन का अर्थ क्या होता है। तो रुपए के मूल्य में विदेशी मुद्रा की तुलना में कमी आना। रुपए के मूल्य में, भारतीय रुपए के मूल्य में विदेशी मुद्रा की तुलना में कमी आना। भारत की तुलना करें डॉलर से तो लगातार रुपया पिछड़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? भारत की इकोनॉमिक्स पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, भारत की ट्रेड पॉलिसी और भारत का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, वह कैसी है, लच्चा है एकदम। इस वजह से रुपया लगातार गिरता जा रहा है। यानी कि भारत में क्या होता है, अब रुपए की कीमत कैसे गिर रही है, अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एक मैं उदाहरण देता हूँ, लगातार पैसे छापे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत की जो उत्पादन क्षमता है वो उत्पादन क्षमता जिसे हम क्या बोलते हैं, एक वर्ष के अंत में वस्तुओं का अंतिम जो मूल्य ज्ञात करते हैं उस मूल्य को तो हम भूल गए और करेंसी बनाए जा रहे हैं। इससे रुपए की जो वैल्यू है वो तो गिर गई और डॉलर की वैल्यू
बढ़ती जा रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो कमज़ोर है। कमज़ोर पॉलिसीज के कारण भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है धड़ाम से, और ये सरकार की असफलता और नाकामी का परिणाम माना जाएगा। नेक्स्ट है रूपी एप्रिसिएशन का अर्थ क्या है? तो ये अपना हो गया कि रुपए के मूल्य में विदेशी मुद्रा की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए के डिप्रिसिएशन में या से भारतीय निर्यात पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ सकता है? रुपए की अगर कीमत गिरेगी तो भारतीय व्यापार पर, भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारतीय निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है। तो विदेशी जो खरीदार है उनके लिए तो सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रुपए की वैल्यू कम है और अन्य जो मुद्राएं होती है उनका मूल्य ज़्यादा होता है। भारत के लिए तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन विदेशियों के लिए ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपए का अर्थ क्या है? तो रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की सुविधा। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इस क्लास के बदले में मुझे क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, और डॉलर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? रुपए में कन्वर्ट करूंगा। मान लीजिए इस क्लास से मुझे अगर $1 मिलती है, $1 का मुझे भुगतान किया जाता है, तो यहाँ पे लगभग 95 से 97 रुपीज़ मुझे प्राप्त होंगे। और मान लीजिए यहाँ पे मुझे $100 इस क्लास से मिलते हैं, तो 100 इंटू 97 कर लेंगे, और जो कैलकुलेशन आती है लगभग 9,500 के आसपास वो मुझे मिल जाएंगे। इतना नहीं मिलता है इस क्लास से, इतना नहीं मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो चालू अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से है। तो करंट है मतलब चालू है, और करंट बिजली वाला नहीं, करंट अकाउंट और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें इस यूनिट का, अगला क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी किससे संबंधित है? पूंजीगत लेन देन एवं पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन से संबंधित है। इसी प्रकार हम बात करें रुपए की कन्वर्टिबिलिटी का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाना। हम रुपए देते हैं, बदले में हमें डॉलर मिल जाता है, डॉलर देते हैं, बदले में हमें रुपया मिल जाता है। इसी प्रकार हम बात करें विनिमय दर के में उतार चढ़ाव का इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इससे आयात निर्यात की लागत और लाभ को प्रभावित किया जा सकता है कि आयात निर्यात करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है उस पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे मुख्य अंतर है, फिक्स्ड में दर अपेक्षाकृत स्थिर रखी जाती है, फिक्स रख दी जाती है कि ये दर रहेगी, जबकि फ्लेक्सिबल में बाजार की मांग आपूर्ति के अनुसार बदलती रहती है, मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें FII का पूरा नाम क्या होगा? और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि FII किससे संबंधित है। नेक्स्ट है FII का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका अर्थ है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी देश के वित्तीय बाजार में किया गया निवेश, मार्केट में जो निवेश करते हैं वो शामिल किया गया है। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समय कम है, आपका एग्जाम आ गया है, कल ही आपका एग्जाम है, तो मैं जल्दी ये क्लास ला रहा हूँ। नेक्स्ट है FDI का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप FDI के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट है FDI का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो FDI का मुख्य अर्थ क्या होता है? विदेशी निवेशक द्वारा दूसरे देश के व्यवसाय में प्रत्यक्ष निवेश करना, यानी कि विदेशी व्यक्ति है और दूसरे देश में, यानी कि हमें अगर किसी दूसरे देश के व्यापार में या बाजार में निवेश करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? FDI के नाम से जाना जाता है। FDI अलग होती है। FDI और FII में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे मुख्य अंतर है FDI में व्यवसाय में प्रत्यक्ष दीर्घकालीन रुचि होती है, जबकि FII में सामान्यतः वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है FDI का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पूंजी और तकनीक का प्रवाह
बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है एफडीआई से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यूरो करेंसी से क्या आशय है? तो यूरो करेंसी से इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी देश की मुद्रा का उसके देश की सीमा के बाहर स्थित बैंकिंग बाजार में जमा होना यूरो करेंसी कहलाता है। यूरो डॉलर किसका उदाहरण है? तो अमेरिका के बाहर बैंकिंग बाजार में रखा गया अमेरिकी डॉलर। अमेरिका से बाहर अन्य जो बाजार है उनमें अमेरिकी डॉलर जो रखे गए उससे संबंधित ही है। नेक्स्ट है यूरो करेंसी मार्केट का प्रमुख महत्व क्या है? तो इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। मान लीजिए अपना जो आरबीआई है उसके पास डॉलर कितना है, जो रिजर्व कोष है उसमें कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर ज़्यादा है तो इससे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसानी से सरलता से सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से क्या संबंध है? ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या संबंध है? तो यहाँ पे कर्मचारियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुसार कौशल प्रदान करना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है उसी के अनुसार कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना और कौशल विकास करना। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए किसकी आवश्यकता बढ़ती है या किसकी डिमांड बढ़ती है? तो वैश्विक कौशल, तकनीकी ज्ञान एवं अनुकूल क्षमता पर की डिमांड बढ़ती है या आवश्यकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एचआरडी का पूरा नाम क्या होगा? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुख्य आशय क्या है? तो इसका मुख्य अर्थ हो जाएगा व्यवसाय के साथ साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना। ऐसे नहीं कि हम बिजनेस में ध्यान दें, तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, पर्यावरण के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, तो उसके प्रति भी अपनी जवाबदेही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे CSR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क मछली नहीं, सार्क संस्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 में हुई। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मैं आपको कमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत का एक पड़ोसी देश है उसी में है। नेक्स्ट है आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, यानी कि ये एशियाई जो देश है उनके लिए बनाया गया एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। सार्क और आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सार्क और आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग एवं आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे आज के इस विषय से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक करके हमने देखा यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ उनका आंसर भी देखा और उसका विश्लेषण भी हमने किया। मेरे हिसाब से आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी रही है और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास ना सिलेबस था ना बुक्स थी, उनके लिए तो यह क्लास गागर में सागर साबित हुई है। और जिन बच्चों के पास पहले से बुक्स वगैरह अवेलेबल थी उनके लिए भी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम जो मूल्यांकन है वह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।